हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे कैसे कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हम एक नया टर्म रेजिस्टिविटी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। साथ में हम डिफरेंट मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी को यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसे भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास में जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आया सारा क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कुछ एक्टिविटी है उसके साथ में शुरुआत करते हैं। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है कुछ इस तरीके से, जिस पर एक सेल हो, एमीटर हो, नाइक्रोम वायर हो जिसका लेंथ L हो और यहाँ पर कुछ प्लग की हो, जैसे कि आप फिगर पर देख सकते हो। तो ये एक प्लग की है, एक ही यहाँ पर लेना है। जितना प्लग की आप जानते हो उतना ले सकते हो, जितना आपको जो है बनाना है स्विच उतना बना सकते हो। चलिए, यहाँ पर क्या करना है कि हमें नाइक्रोम वायर कुछ इस तरीके के लेने हैं। जैसे सबसे पहला वायर तो है नॉर्मल एक नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ L है। दूसरा नाइक्रोम वायर हम लेंगे जो उसी पहले वाले नाइक्रोम वायर के दुगना लेंथ का हो, यानी कि 2L लेंथ का हो। तीसरा हम लेंगे जो कि उस नाइक्रोम वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हो, यानी कि मोटा हो। ऑलराइट, तीसरा हो गया। चौथा हम यहाँ पर लेने वाले हैं ऐसा वायर जो नाइक्रोम ना हो करके कोई दूसरा वायर हो। ऑलराइट, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिफरेंट स्विच आप ले सकते हो, तो आप यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करके स्विच को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप यहीं पर जो 1 पोजीशन पर रखा हुआ है जो हमारा नाइक्रोम वायर, उसे रिप्लेस करके 2 वाला जो नाइक्रोम वायर है उसे आप रख सकते हो, 3 वाले को रख सकते हो, 4 वाले को रख सकते हो। और यहाँ पर रखते के साथ में हमें डिफरेंट रीडिंग्स देखनी है। यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी का सोर्स वो सेम है, बस यहाँ हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं। अब हमें एमीटर का रीडिंग को चेक करना है। कहता है कि जब आप इसे चेक करोगे तो डिफरेंट वायर्स पर आपको डिफरेंट करंट देखने को मिलेगा। तो क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर पर ये डिपेंड करता है करंट? क्या क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर डिपेंड करता है करंट के फ्लो कराने में? इन सभी का जवाब हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले 2L लेंथ वाला यहाँ पर देखते हैं। 2L लेंथ वाले वायर को कनेक्ट करने पर क्या हुआ? एमीटर का रीडिंग डिक्रीज कर गया आधा जब हमने वायर को डबल किया। एमीटर के रीडिंग को यहाँ पर हमने ज़्यादा नोट किया तब जब हमने थिकर वायर को यूज़ किया। मतलब डिफरेंट केसेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पहले में 1/2 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर इंक्रीज कर गया। नॉर्मल कंडीशन से जब एक वायर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था उसके कंडीशन से कंपेयर कर रहे हैं। अब सेम लेंथ का डिफरेंट मटेरियल का वायर हमने यूज किया, तब भी हमने वहाँ पर यहाँ पर एमीटर के रीडिंग में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए। इतना अभी तक क्लियर हो गया? मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ द वायर और टाइप ऑफ द वायर यहाँ पर करंट के फ्लो होने को यहाँ चेंज कर सकता है। अब ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें, करंट के फ्लो होने को रेजिस्टेंस यहाँ पर कंट्रोल करता है I = V/R, और इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने वाला है इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस मटेरियल, मतलब जो मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का जो है आगे हम देखेंगे रेजिस्टिविटी, तो उस मटेरियल का नेचर। और अगर हम यहाँ पर प्रिसाइज मेजरमेंट करें तो कहता है कि एक यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कि लेंथ अगर ज़्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल से, जो कि ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कहने का मतलब कि जो वायर है वो कितना थिक है, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल है एरिया, वायर है तो वायर मान के चलते हैं। चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ।
ये एक वायर है, ये भी एक वायर है। अब अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो एरिया, अगर उसे हम कट करेंगे तो कट करने पर जो हमें एरिया मिलेगा, इसका एक सर्कल फॉर्म करेगा। उस सर्कल का अगर हम एरिया निकालें तो वो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का उसी का वो मतलब है कि अगर हम उसे कट करें और उसका जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया अगर हम निकालें तो वो कितना है, वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ पर थिक और थिन पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड करता है? इन्वर्सली डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब इन दोनों जो हमारे पास में आया, जो रिलेशन R के साथ में L का, R के साथ में A का, उन दोनों को अगर हम साथ में रखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो हम वहाँ पर एक मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट जो है रो, और ये रो जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल का, एक मटेरियल का जितना भी उसका क्रॉस सेक्शनल हो, जितना उसका लेंथ हो, उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। मटेरियल पर डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। अगर उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी मान के चलते हैं कि आगे आप देखोगे कि अगर मान के चलते हैं ए है तो वो ए पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेम होगा, पूरे वायर पर सेम होगा, कितना भी लेंथ का हम लगाएं, कितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम लगाएं। इस रेजिस्टिविटी जो कि रो से हम डिनोट कर रहे हैं, उसे हम एसआई यूनिट पर उसका जो रेजिस्टिविटी अगर हम लिखेंगे तो उसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर। अब जैसे कि इसे हम रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, है ना, तो रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स का या फिर कंडक्टर्स का काफ़ी कम होता है, रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है। ऑलराइट, उस वैसे मटेरियल का रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो ज़्यादा ओपोज करते हैं। रेजिस्टिविटी का रेंज आप देखिए 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻�6 ओम मीटर तक हो सकता है। ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ओपोज ज़्यादा नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। अब अगर हम इंसुलेटर की बात करें जैसे कि रबर और ग्लास, तो उनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻12। यहाँ हम -8 की बात कर रहे थे, यहाँ ये डायरेक्ट है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक। सो कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी इनके जो मटेरियल हैं उन मटेरियल के, कंडक्टिविटी की मैंने बात नहीं की क्या? अच्छा, कंडक्टिविटी जो है इसका जस्ट ओपोजिट हो जाता है, उसे हम आगे देखेंगे। आगे आप हायर जो है जाओगे तो यहाँ पर रो की जगह पर सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी और ये है रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जस्ट ओपोजिट होता है रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टिविटी ओपोज करता है, कंडक्टिविटी ओपोज करने का वो उसका प्रॉपर्टी है कि कितना ओपोज कर सकता है, कंडक्टिविटी कितना कंडक्ट कर सकता है, वो उसका प्रॉपर्टी है। तो यही रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा जो है एक सर्किट के अंदर में इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराएगा, कितना ज़्यादा रेजिस्ट कराएगा। सो यहाँ पर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, ये सभी जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी आपको, बट आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, उसका रेजिस्टिविटी है रो। रेजिस्टिविटी रो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस R इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, और रेजिस्टर तो रेजिस्टर ही है, रेजिस्टर का ही ये सभी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक और फैक्टर आता है जो इन रेजिस्टिविटी या फिर आप कहो कि रेजिस्टेंस, इसे चेंज करता है, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों को यहाँ पर चेंज करता है।
यहाँ पर टेबल 12.2 बताता है रेजिस्टिविटी एलोएज का, मेटल्स का, जहाँ पर एलोएज का जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से यानी कि मेटल्स से ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो रेजिस्ट करते हैं, उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सेम अगर टाइप ऑफ जो है फिजिकल वायर हम अगर ले रहे हैं, फिजिकल वायर कहने का मतलब कि सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर एक लेंगे और एलओए हम लेंगे तो एलओए का ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। कुछ हीटिंग डिवाइसेस पर जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये सब हो गए, तो इस पर जो है एलओएस को यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो जो है जल्दी जलते नहीं हैं, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्या होता है, जो मैंने सबसे पहला आई थिंक जब मैंने बताया होगा आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जल रहा है यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर पर भी ये सभी जो एलओएज हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो हीटिंग डिवाइसेस पर इसको इजीली यूज किया जा सकता है। उन पर इस तरीके का सर्किट बनाया हुआ हो और यहाँ जो है एलओएस का यहाँ वायर लगा हुआ हो ताकि एलओए जो है यहाँ पर ओपोज करे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, करंट के फ्लो को, और ओपोज करने की वजह से वो टेम्परेचर में इंक्रीज़ करा दे, एनर्जी को जो है ओपोज करा रहा है वहीं पर छोड़ रहा है तो वो धीरे धीरे हीट होने लगे, और हीट होने से एलओए के मटेरियल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो काम है वो भी इजीली निकल पाएगा। साथ में इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट पर टंगस्टन का यूज किया जाता है। वो हीटिंग डिवाइस नहीं, लाइटिंग डिवाइस के रूप में, मतलब लाइट देने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और वहीं कॉपर और एल्युमिनियम जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस पर यूज किया जाता है। ये जो बल्ब आप देख रहे हो यहाँ पर टंगस्टन का यूज किया गया है। आप ऐसे देख कर नहीं कह सकते ना कि टंगस्टन का यूज किया हुआ है, बट ये आप समझो, आपको एग्जाम्स पर क्वेश्चन आ भी सकते हैं दैट क्या यहाँ यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब पर, जो कि एक डेली बेसिस पर यूज करने वाला अप्लायंसेस है, यानी कि साथ में आयरन वगैरह का पूछे तो ये सभी अप्लायंसेस जो हैं डेली यूज के हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है टेबल उसे अच्छे से देखते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंडक्टर जो है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सभी का रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है, 10⁻⁻8 उनका जो यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8। वहीं एलओएस पर 10⁻⁻6 है, यानी कि उनका थोड़ा सा कंडक्टर से ज़्यादा है। वहीं अगर इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर का 10⁻14, 10⁻17 तक है। ऑलराइट, आप देख सकते हो डायमंड का 10⁻12 से 10⁻13 तक रेजिस्टिविटी है। वहीं अगर आप ड्राई पेपर जो भी अभी आप पढ़ रहे हो उस ड्राई पेपर का अगर हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻12। इसीलिए ड्राई पेपर पर यहाँ पर आप देखो कि कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। और ड्राई यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर वो वेट होता तो वेट पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटीज़ अगर उस पर हैं तो वो होल्ड किए हुए होते हैं। इम्प्योरिटीज़ किन किन चीज़ों का हो सकता है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ कंडक्टर का भी हो सकता है, एलओएस का भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर जो है मेटल्स का वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं वाटर के अंदर में। और उन इम्प्योरिटीज़ के वजह से यहाँ ये अगर वेट पेपर होता तो ये कंडक्ट करने लगता। अगर साफ़ पानी बिल्कुल मिनरल वाटर जो भी आप कहो एकदम बिल्कुल क्लियर वाटर है तो वहाँ पर ये कंडक्टिविटी नहीं होता है। सॉल्ट वाटर हो तो बिल्कुल होगा वहाँ पर। यहाँ कहता है कि आपको ये सभी वैल्यूज़ को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपको दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए नहीं, क्वेश्चन अल्फ़ाबेट ए कहता है कि यहाँ पर बल्ब का फिलामेंट जिसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम
उसे कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट के सोर्स से, तो ये कितना करंट ये जो है लेगा, कितना करंट वहाँ फ्लो करेगा। सो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V = IR या फिर I = V/R। तो यहाँ पर V दिया हुआ है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1200 ओम हम कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 0.18 एम्पियर। ऑलराइट, यहाँ पर करंट को हम हमेशा एम्पियर से, उसका जो एसआई यूनिट होता है उसे हम लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये भी अपने एसआई यूनिट पर दिया हुआ है, इसलिए हमें कुछ भी यहाँ पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट यहाँ पर कंज्यूम करेगा, यानी कितना करंट उसके सर्किट पर फ्लो करेगा अगर उसका कोयल जो है 100 ओम का है और सोर्स जो है 220 वोल्ट का है। तो यहाँ पर फिर से सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे और यहाँ पर 220 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2.2 एम्पियर हमें मिलेगा। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि सेम सोर्स से डिफरेंट रेजिस्टेंस होने की वजह से कितना ज़्यादा करंट में डिफरेंस आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 12.4 में आते हैं। यहाँ कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स पर, इलेक्ट्रिक हीटर मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके टर्मिनल्स पर यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 60 वोल्ट का, और इस वक्त ये 4 एम्पियर का करंट को ये ड्रॉ कर रहा है। ऑलराइट, अब कहता है कि अगर यहाँ पर जो सोर्स है 60 वोल्ट का उसे बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दें तो वो कितना करंट यहाँ पर ड्रॉ करेगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना जिस पर आपको पहले के क्वांटिटी और बाद की क्वांटिटी को मिला करके फिर आंसर निकालना हो, यानी कि थोड़ा सा घुमा फिरा कर आंसर दे, तो सबसे लास्ट में आप देखो कि कह रहा है क्या। कह रहा है लास्ट में कि 120 वोल्ट अगर है सोर्स का पोटेंशियल, और अगर वहाँ से एक हीटर कनेक्ट किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो वो कितना यहाँ पर करंट ड्रॉ करेगा। तो यहाँ हमें सबसे लास्ट में आप ये देखो कि करंट हमें यहाँ कितना ड्रॉ कर रहा है उसे निकालना है। करंट निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, I = V/R। हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, रेजिस्टेंस जरूरी होता है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें जरूरी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस हम ऊपर में दिए हुए दोनों रिजल्ट से हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ऊपर में दिया हुआ है 60 वोल्ट और 4 एम्पियर, तो यहाँ पर I दिया हुआ है और V दिया हुआ है, और यहाँ पर सेम हीटर की बात कर रहा है इसलिए सेम रेजिस्टेंस भी होगा, दोनों का सेम होगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर R = हो जाएगा V/I। आप पहले वाले इक्वेशन से देखो। ऑलराइट, अब यहाँ पर V है हमारा 60 डिवाइडेड बाई 4 हम कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 15 ओम। उसके बाद में उसी रिजल्ट को हम यहाँ पुट करेंगे जहाँ पर हमारा V है यानी कि पोटेंशियल है 120 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15, तो वो हमें मिल जाएगा 8 एम्पियर। सो यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन आएगा उस वक्त यहाँ पर 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर में। 12.5 क्वेश्चन कहता है दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस देने का और कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस ये कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस टेम्परेचर पर हमें ये सभी कैलकुलेशन करने हैं। अब कहता है कि डायमीटर उस वायर का, 1 मीटर के जो वायर हैं उस 1 मीटर के वायर का जो डायमीटर है उसका डायमीटर है 0.3 mm। ऑलराइट, क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा उस मेटल का एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे उस मेटल का रेजिस्टिविटी क्या होगा। अब हमें यहाँ पर फिर टेबल पर देख करके मटेरियल का जो है, हमें कौन सा मटेरियल है उसे भी यहाँ प्रिडिक्ट करना है। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रेजिस्टिविटी का, जिसमें हमने देखा हुआ था कि रेजिस्टेंस R = ρL/A।
जहाँ पर रो है रेजिस्टिविटी, आर है रेजिस्टेंस। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इजीली निकाल पाएंगे कि रो कितना है। हमें एल पता है, हमें ए भी पता लग जाएगा, हमें आर भी पता है, तो रो हम इस फॉर्मूला से फिर निकालेंगे, क्योंकि रो को इस साइड में ले आएंगे तो आर अब जो है 1/रो हो जाएगा, फिर एल बाई ए आर हो जाएगा, फिर रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर इंटू ए है, ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर हम करेंगे। तो यहाँ पर आर तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो 0.3/2 हम कर सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया, अब 2 स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पर आर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L आ जाएगा। आप खुद से लिख सकते हो, आप 0.3 mm को हटा करके डायरेक्ट आप यहाँ पर उसका आधा करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें हमेशा एसआई यूनिट पर लिखना है, जो भी लेंथ ले रहे हैं, ब्रेड्थ ले रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं उसका एसआई यूनिट पर लेना है। एसआई यूनिट पर लेंगे तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें रो का वैल्यू मिलेगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब आप कहोगे कि क्या यहाँ पर 0.3 mm को हमें चेंज करना होगा मीटर पर? हाँ बिल्कुल, एसआई यूनिट पर आप चेंज करोगे तो मीटर पर ही चेंज करोगे ना। mm यहाँ कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ये तो हम मिलीमीटर ऐसे यूज़ करते हैं कि हम छोटे से क्वांटिटी को यूज करें, यहाँ पर कहना ना पड़े बार बार कि 10⁻⁻3 -2 -5 ऐसा कहना ना पड़े, इसी की वजह से हम ऐसा यूज करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें मिल गया रेजिस्टिविटी मेटल का एट 20 डिग्री सेल्सियस 1.84 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ऑलराइट, और ये यहाँ पर कहता है कि मैंगनीज का ये होगा, अगर आप जो है टेबल को देखोगे तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एग्जाम्पल 12.6। कहता है कि एक वायर किसी गिवन मटेरियल का जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम का। कहता है कि क्या होगा रेजिस्टेंस का एक दूसरा वायर सेम मटेरियल का, लेकिन लेंथ होगा L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 2A, तो उसका जो है रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टिविटी सेम है दोनों मटेरियल का, सो रेजिस्टेंस पहले वाले केस पर है रो L/A। सेकेंड वाले केस पर रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है R इज इक्वल टू रो L/A के जगह पर हम L/2 इंटू 2A हम लिख देंगे। L/2 सबसे पहले L के जगह पर हम रिप्लेस कर लेंगे और A के जगह पर हम 2A रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर R1 मानते हैं, ये R2 मानते हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू यहाँ पर L/4A। अब अगर R1 और R2 को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर R2 जो है R1 से 1/4 कम है, यानी कि 1/4 पर है। तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो R1 का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है 4 ओम, सो ये हो गया है 4 ओम, जिसका 1/4 अगर हम करें तो 1 ओम हमें मिलेगा, तो R2 हमें मिल जाएगा 1 ओम। सेकेंड केस का जो भी रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो हो जाएगा 1 ओम। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा चलिए थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ही रेस्ट कीजिए। कहता है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले वो उसका लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके बाद में उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, साथ में
टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि करंट फ्लो करेगा ज़्यादा इजीली थिक वायर पर या फिर थिन वायर पर, सेम मटेरियल के, जब सेम सोर्स से भी कनेक्ट किया हो तो थिक और थिन हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ पर कह सकते हैं कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखता है तो वो थिन है, और ज़्यादा रखता है तो थिक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यहाँ ज़्यादा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यहाँ पर कम है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पर जो थिक वायर है उस पर करंट फ्लो इजीली हो जाएगा, ज़्यादा इजीली हो जाएगा थिन वायर के कंपेयर पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है, जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके जो एंड्स हैं उस पर डिक्रीज़ कर रहा है इसके हाफ, जो पहले का वैल्यू था उस वैल्यू से हाफ पर वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो क्या चेंज होगा यहाँ पर करंट का। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर करंट में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो सोर्स है पोटेंशियल का सोर्स वो यहाँ पर चेंज कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है हाफ हो रहा है यानी कि कम हो रहा है। तो हम दोनों जो कंडीशन है उस पर फॉर्मूला निकालते हैं, जो रेजिस्टेंस करंट है उस करंट का, क्योंकि दोनों में हमें करंट को ही यहाँ पर ये करना है, कंपेयर करना है। तो V इक्वस टू आई आर होता है, तो I इक्वस टू हो जाएगा V/R। ये है सबसे पहला फॉर्मल वैल्यू वाला कंडीशन जिस पर इतना आएगा आपका। अब कहता है कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इसका आधा हो जा रहा है, यानी कि सेकेंड केस पर ये I1 अगर हम ले लें तो I2 पर क्या हो रहा है कि V/2 हो जा रहा है, और इसमें हम R इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो पहला वाला करंट है उस करंट के आधा है। जब सेकेंड वाला करंट को आप देख सकते हो तो सेकेंड वाला करंट यहाँ पर आधा हो जा रहा है फर्स्ट वाले करंट पर, तो हम कहेंगे कि करंट भी हो जाएगा हाफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोयल्स इलेक्ट्रिक टोस्टर का, इलेक्ट्रिक आयरन्स का, ये सभी एलॉय का क्यों बना हुआ होता है, प्योर मेटल के ना बने हुए होने के क्या मतलब, प्योर मेटल से क्यों नहीं बने हुए होते हैं, एलॉय से क्यों बने हुए होते हैं। तो प्योर मेटल से अगर बने हुए होते तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो हैं, तो वो कंडक्ट कर जाते, वो हीट वहाँ पर नहीं हो पाते, वो रेजिस्टेंस उसका बिल्कुल कम होता है प्योर मेटल का, तो वहाँ पर वो रेजिस्ट नहीं करते। ऑलराइट, रेजिस्ट नहीं करते तो हीट वहाँ पर जनरेट नहीं होता, और साथ में प्योर मेटल्स जल्दी मेल्ट भी कर जाते हैं किसी तरीके से, अगर हम बाहर से हीट भी दे दें तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर एलॉय को इसीलिए यहाँ पर बनाया जाता है। एलॉय जो है हम अपने कंडीशन, हम अपने कन्वीनियंस, हम अपने यूज़ के हिसाब से एलॉयज़ को बनाते हैं ताकि हम उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट ले पाएँ। तो अगर हमें हीटर बनाना है, हीटर के लिए यूज करना है, तो एलॉय के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। तो एलॉयज़ को हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ में हम उसे बनाते हैं, उसका प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, और यहाँ पर कोयल्स या फिर इलेक्ट्रिकल टोस्टर पर हम इसे यूज़ करते हैं ताकि उसका एक अपना फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सके, और वहाँ पर वो हीट भी जनरेट कर सके और वो मेल्ट भी ना हो। इतना क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कहता है कि डाटा 12.2 पर दिया हुआ जो है उस पर हमें सबसे पहला यहाँ पर देखना है कि आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, और बी नंबर कहता है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है। तो जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, और जिसका रेजिस्टिविटी आयरन और मरकरी के बीच में सबसे कम होगा वो बेटर कंडक्टर है। चलिए आते हैं 12.2 पर, देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कि आयरन का जो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है वो कम है मरकरी से, तो ये जो है बेटर कंडक्टर हो गया। और बेस्ट कंडक्टर की मैं बात करूँ तो सिल्वर हो गया सबसे बेस्ट कंडक्टर, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है। आसपास में कॉपर भी है 1.62, यानी कि आसपास में है, तो उसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर हो गया यहाँ पर। I hope you enjoyed this video. Stay connected and stay safe.